जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हम बात कर रहे हैं गोंड जनजाति पर। इससे पूर्व में हमने गोंड जनजाति का परिचय और उसके निवास क्षेत्र पर बात की है और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप पर, यानी उसकी आर्थिक जो क्रियाएं हैं, यानी अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है गोंड जनजाति की, उस पर बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इनका गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी इनकी अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मुख्य के साथ साथ अन्य कौन से काम ये करते हैं उस पर भी। तो सबसे पहले हम मुख्य आवास व्यवसाय पर बात करते हैं, तो वो है इसकी झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि और आखेट शिकार करना, ये दो इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन यानी मछली पालन का कार्य भी करते हैं और वनोत्पाद संग्रह भी करते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, तो वहाँ के उत्पाद का संग्रह भी करते हैं। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा भी जो गोंड जनजाति है उनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा है। तो हमने दो बात यहाँ लिखी, कृषि में भी कौन सा रूप, झूमिंग कृषि करते हैं, और दूसरा हमने बात की इनके आखेट पर, शिकार पर। उसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, वनोत्पाद संग्रह की बात की। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि पर। कृषि यानी इनकी झूमिंग कृषि पर बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इनकी दो प्रकार की कृषियों का उल्लेख करेंगे, और वो दो रूप कौन से हैं। एक है बच्चों दीपा कृषि और दूसरी है पेंडा कृषि। ध्यान दीजिए, बड़ा हम सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। भी गोंड झूमिंग कृषि करते हैं, तो झूमिंग में हम किसकी बात करेंगे इस जनजाति के लिए। एक तो दीपा कृषि और दूसरी पेंडा कृषि। तो अर्थात दीपा और पेंडा कृषि का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से संबंधित है। अब बात करते हैं बच्चों भी दीपा जो कृषि है वो किस प्रकार की जाती है। देखिए, ये भी क्या है, एक प्रकार की झूमिंग कृषि है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक जगह यानी 2-3 साल के लिए वहाँ के जंगल, पहाड़, उनको जो पहाड़ियाँ हैं, जो वन वाली जितनी चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर जलाकर कस्सी या फावड़े से ज़मीन को खोदकर ये बीज बो देते हैं। 2-3 साल तक इस प्रकार की खेती करते हैं, फिर उस ज़मीन को वहीं छोड़ देते हैं, यानी परती छोड़ दी जाती है और अगले क्षेत्र में ये चले जाते हैं। फिर सेम प्रक्रिया ये अपनाते हैं, और जब खेतों में ये बीज बो देते हैं तो अपनी देवी माता और जो जंगल के जो देवता है उनको खुश रखने के लिए ये पशु की बलि भी देते हैं। ठीक है, तो ये बातें किस कृषि से संबंधित है, दीपा कृषि से। यानी एक भूमि पर 2-3 वर्ष तक खेती करना। ठीक है, फिर उसको परती छोड़ दिया जाता है, अगली जगह चले जाते हैं और वहां पर वही पेड़ों झाड़ियों को साफ करके जला के वहां पर खेती कर लेते हैं आगे। और अब बात करते हैं पेंडा कृषि। पेंडा कृषि में क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कृषि है पेंडा कृषि, ये मुख्यतः कहां होती है, ये मुख्यतः होती है बस्तर क्षेत्र में।
हमने बस्तर का पठार पढ़ा, ये बस्तर जिला है जो पहले मध्य प्रदेश में था और अब ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। पहले ये मध्य प्रदेश में होता था। आपको याद हो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना दिया गया था नया राज्य। तो पेंडा कृषि है वो कहाँ की जाती है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, और वहां के पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर यह खेती की जाती है, ढलान जो होती है। तो और पहाड़ी के जो ढलान पर आपको पता है खेती है वो किस प्रकार की जाती है? सीढ़ी नुमा। तो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहां खेती की जाती है। और जब सीढ़ी नुमा ये खेत बनाते हैं तो मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, क्योंकि मिट्टी कटेगी तो फसल को भी नुकसान है और पौधों को है वो नमी नहीं मिल पाएगी, तो भूमि की आर्द्रता भी बनी रहे और मिट्टी का कटाव भी नहीं हो, तो ये क्या करते हैं, जो सीढ़ियों के जो अपनी सीढ़ी होती है, स्टेप बनते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे बना दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, लकड़ी के लट्ठे यहाँ पर इस प्रकार लगा दिए जाते हैं ताकि मिट्टी का है वो कटाव है वो नहीं होता। तो देखिएगा ये जनजाति कहते हैं ना भी भूमि संरक्षण की कितनी शानदार मेथड का ये इस्तेमाल इसके अंतर्गत है वो करते हैं। तो देखिएगा, तो झूमिंग कृषि में हमने बात की दीपा कृषि, जो कि समतल जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत वहाँ की झाड़ियों को साफ करके वहाँ पर की जाती है। पेंडा कृषि है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत के अंतर्गत है वो की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आखेट शिकार के ऊपर। तो दूसरी बात है अपने आखेट के ऊपर। तो ये इसमें शिकार करते हैं। शिकार किनका करेंगे? जो भी उस क्षेत्र में जानवर है, तो ये जानवरों का शिकार करते हैं। और अब तो क्या कर लिया इन्होंने, इन जानवरों के शिकार के स्थान पर क्या करना प्रारंभ कर दिया है? कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि बच्चों अपने को पता है भी भारत के अंतर्गत वन्य पशुओं का या पशुओं का शिकार करना है वो प्रतिबंधित है। तो इसलिए इस गोंड जनजाति जो जानवरों का शिकार करती थी, अब इन्होंने शिकार करना लगभग बंद कर दिया है और उसके स्थान पर इन्होंने खेती को अपना मूल व्यवसाय है वो अपना लिया है। ठीक है, तो कृषि के बाद में हमने आखेट की बात की। अब हम बात करते हैं पशुपालन पर। भी पशुपालन कैसे करते हैं ये? ठीक है, तो देखिए आज भी हम करते हैं। गांव में हम जो आदमी खेती करता है ज्यादातर पशु भी रखते हैं। तो कहते हैं ना भी जहां कृषि होती है वहां पशुपालन साथ हो ही जाता है। तो देखिए कृषि के साथ साथ ये पशुपालन का कार्य भी करते हैं। लेकिन गोंड जनजाति के भी आगे अलग अलग वर्ग जो बने हुए हैं। एक बात आप यहां बस ध्यान रख लें भी, गोंड में जो रावत वर्ग है, या अपने हिसाब से समझें तो गोंडों में जो रावत जाति है वो पशुपालन का कार्य करती है और ये दूध को बेचते हैं। तो रावत वर्ग है गोंडों का, वो पशुपालन का कार्य करता है और दूध बेचता है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम मत्स्य पालन, मछली पालन पर बात करते हैं। जिस प्रकार रावत वर्ग पशुपालन करता है, तो क्या सारे गोंड मछली पालन करते हैं? नहीं, कुछ इसके जो विशेष वर्ग हैं वो ही मत्स्य पालन, मछली पालन करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो इनका वर्ग है कुरुख, कुरुख वर्ग है। एक है इनका केवट, कुरुख, केवट, और एक है धीवर वर्ग, धीवर वर्ग। तो कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के जो गोंड हैं वो ही मत्स्य पालन करते हैं। तो छोटे प्रश्नों के रूप में भी देखिए कितनी प्यारी बातें मिल रही है भी। गोंड का कौन सा समुदाय वर्ग है वो पशुपालन करता है मुख्यतः, तो वो रावत वर्ग है। और कौन सा मछली पालन करता है, तो देखिए कुरुख, केवट, और जो धीवर वर्ग है, धीवर वर्ग के जो गोंड हैं वो मछली पालन करते हैं।
वनों में यानी पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, तो ये तो सभी करते ही हैं, वन के जो भी उत्पाद है उनका संग्रह करना। तो बच्चों ये इनके आर्थिक क्रियाकलापों में, जिसमें हमने कृषि, आखेट, पशुपालन, मछली पालन है, उनकी हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अब आखेट और कृषि के बाद अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के भोजन पर। भी एक तरीके से मैं कह दूं भी आर्थिक क्रियाकलापों में हमने पहले इनके मुख्य व्यवसाय कृषि, आखेट और इनसे जुड़े हुए पर बात कर ली, और इनका दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं भोजन। भी गोंड जनजाति है वो, इनका प्रमुख भोजन यानी खाद्यान्न है वो कौन सा है? तो वो है इनका कोदू व कुटकी। कोदू और कुटकी जो अनाज है वो इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ है, प्रमुख भोजन है। ये भी बहुत प्यारी बात है। तो गोंड जनजाति का मुख्य जो भोजन है वो कोदू और कुटकी है। कोदू और कुटकी है। अब आप ये सोचें भी ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आपने बेटा बाजरा तो सुना है, तो आप ये समझिए ये बाजरे की ही प्रजाति है, बाजरे की ही किस्म है कोदू और कुटकी। आई थिंक आप समझ गए होंगे भी मोटा अनाज है, ठीक है, मोटा अनाज है कोदू और कुटकी, जो किसका मुख्य भोज्य पदार्थ है? गोंड जनजाति का। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, सन 2018 में भारत सरकार ने इस कोदू और कुटकी को पौष्टिक आहार की संज्ञा दी है। 2018 में भारत सरकार ने इस कोदू और कुटकी को पौष्टिक आहार घोषित किया है। और ये गेहूं और जो चावल हम जो खाते हैं, गेहूं और चावल से भी अधिक पोषक तत्व है वो इस कोदू और कुटकी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त की है आज। कोदू और कुटकी क्या है? तो मुख्य भोजन है किन का है? गोंड जनजाति का है। ठीक है, और इसी में हम कुछ सामान्य बातें अगर बच्चों और करते हैं, तो ये जो भी उत्सव और त्योहार, कोई भी फंक्शन मनाते हैं, उत्सव व त्योहार पर ये चावल भी बनाते हैं। तो इनके लिए तो चावल स्पेशल ओकेजन हो गया, तो उत्सव और त्योहार पर ये चावल बनाते हैं। और उसके अलावा हमने याद कीजिए, हमने कहा आखेट करते हैं, जानवरों का ये शिकार करते हैं। और एक मैंने कहा था दीपा कृषि के अंतर्गत ये अपने देवताओं को राजी करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं वहां पर। तो या तो इन्होंने कोई शिकार से जो जानवर प्राप्त किया है, या बलि इन्होंने जिस जानवर को दी है उसका मांस भी ये खाते हैं। तो शिकार या बलि से प्राप्त जानवर का मांस भी ये खाते हैं। ये बीड़ी वगैरह पीते हैं, यानी धूम्रपान है वो करते हैं, और शराब का सेवन भी करते हैं। और शराब में ये कौन सी? महुआ से बनी शराब, महुआ से बनी शराब का सेवन भी ये गोंड जनजाति है वो करती है। और सब्जियों की अगर बात करें, तो या तो ये सब्जियां जहां पर ये अपना घर बनाकर रहते हैं वहां पर खुद लगा लेते हैं, या फिर जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, तो वहां से ये सब्जियां वगैरह ले आते हैं। तो ये थी गोंड जनजाति के भोजन संबंधी बातें, भी मुख्य भोजन क्या है और बाकी किस प्रकार का भोजन ये करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने आर्थिक क्रियाकलाप में वस्त्र व आभूषण पर, यानी गोंड जनजाति के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और कौन से आभूषण पहनते हैं। तो इसमें देखिएगा, एक तो ये कपड़ों की अगर बात करें तो ये सूती वस्त्र पहनते हैं।
तो गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो सूती वस्त्र है वो पहनते हैं। इनमें अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष इनमें धोती पहनते हैं और जो महिलाएं होती है वो साड़ी पहनती है। तो पुरुष धोती और महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं। और पुरुष और महिलाएं दोनों ही, पुरुष और महिलाएं दोनों ही चांदी और एल्यूमिनियम, चांदी और एल्यूमिनियम के जो बने हुए गहने पहनती है। चांदी और एल्यूमिनियम के गहने यानी आभूषण पहनते हैं। एक तो ये बातें हुई इनके बारे में। दूसरा, ये जो महिलाएं हैं चांदी और एल्यूमिनियम के आभूषण तो पहनती ही पहनती है, उसके अलावा कांच की रंगीन चूड़ियां, कांच की रंगीन चूड़ियां भी पहनती हैं और अपने गले में ये मनकों व कोड़ियों, मनकों और कोड़ियों के जो है बने हार पहनती है, के बने हार भी पहनती है। महिलाओं की बात कर रहे हैं इसमें हम। और जो इस गोंड जनजाति की जो बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, वो अपने बालों का जूड़ा बना लेती है और उसके अंतर्गत है वो सफ़ेद बांस से बने हुए जो कंगे हैं, आधे दर्जन कंगे हैं, वो उन जूड़े के अंदर है वो लगा के रखती हैं। और एक बात इसके अंतर्गत और आप विशेष ध्यान रखिए, महिलाओं से संबंधित बात यह है, जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर टैटू बनाती है, यानी गोदना गुदवाना, जिसे हम आजकल टैटू बोलते हैं। ठीक है, तो गोंड जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर के ऊपर है वो गोदना गुदवाती है, विभिन्न प्रकार के डिजाइन हैं वो बनवाती है। तो बच्चों ये बात आती है इनके वस्त्र और आभूषण पर। अब हम बात करते हैं इनके घर के ऊपर, जहां पर ये निवास करते हैं, यानी इनके निवास गृह यानी घर पर बात करें। ठीक है, एक चीज आप समझिए, गोंड जनजाति के जो लोग हैं ये छोटे छोटे गांव में रहते हैं और उन छोटे गांवों को नंगले या पल्ली कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इसके संदर्भ में, परीक्षा की दृष्टि से भी। नंगले या पल्ली क्या है? गोंड जाति के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे गांव। तो ये छोटे छोटे गांव के रूप में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिन्हें नंगले या पल्ली कहते हैं। और एक चीज और, ये जिस स्थान पर अपना मकान बनाते हैं उस जगह सबसे पहले ये शगुन निकालते हैं, यानी मुहूर्त निकालते हैं और फिर शाम के टाइम वहां पर फंक्शन करते हैं, यानी उत्सव मनाते हैं। जिस जगह गोंड जाति के लोग अपना घर बनाएंगे, पहले उसका शगुन यानी मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर शाम के टाइम वहां पर ये फंक्शन करते हैं और बतख या मुर्गा, बतख या मुर्गे की बलि देते हैं। लीजिए भाई, एक बलि यहां पर भी दे दी। एक हमने कहां पढ़ी थी, दीपा कृषि में, जब फावड़े से जमीन खोदकर बीज बो देते हैं तो अपनी देवताओं को, जंगल के देवताओं को राजी रखने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। दूसरी बलि ये कब देते हैं? जब ये मकान बनाते हैं तब बतख या मुर्गे की ये बलि देते हैं। और इनके जो मकान होते हैं
वो या तो मिट्टी के बने होते हैं और या फिर घास फूस के बने होते हैं। तो मिट्टी या घास फूस के इनके मकान है वो बने होते हैं। वो अलग बात है भी आजकल तो ये पक्के मकान भी बनाने लग गए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी इनके घर के बारे में जानकारी, इनके निवास गृह के बारे में जानकारी। और आर्थिक क्रियाकलापों में अब हम अंतिम बात कर लेते हैं, और वो बात है इनके औजार और बर्तन। ये किस प्रकार के हथियार का और घरों में किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो औजार और बर्तन पर बात कर रहे हैं, गोंड जनजाति के औजार और बर्तन। एक चीज तो ध्यान रखिए, गोंड जनजाति के लोग जहां रहते हैं उनके गांव में एक लुहार जरूर होता है, मोस्टली लुहार होता ही होता है। ठीक है, तो जहां पर जिस गांव में ये रहते हैं वहां पर एक लुहार होता है, और ये जो वहां का लोकल जो लुहार है ये क्या करता है, ये जो कृषि करते हैं, तो कृषि में काम आने वाले जैसे खुरपी हो गई, फावड़ा हो गया, ठीक है, और जितने भी दराती, कुल्हाड़ी, जितने भी शिकार करने के लिए तीर चाहिए, वो सारी चीजें इनको कौन बनाकर दे देता है, लुहार है वो बना के दे देता है। हाँ, ये चीज जरूर है भी लकड़ी का कोई जो सामान होता है, लकड़ी से जो भी सामान बनाते हैं वो ये खुद बना लेते हैं। तो इनके गांव में लुहार होता है जो लोहे से बनने वाली, जैसे खुरपी हुई, फावड़ा हुआ, कुल्हाड़ी हुई, दराती हुई, या शिकार के लिए जो तीर हुए, उन सब को ये लोहार बना के दे देता है। और लकड़ी से जो भी चीज बनाते हैं ये ज्यादातर खुद बना लेते हैं। जैसे हम बात करें चारपाई की, स्टूल की बात करें तो ये वो खुद ही बना लेते हैं। और इसी प्रकार ये अपने बैठने और सोने के लिए दरियां भी बनाते हैं। तो ये दरियां भी खुद बना लेते हैं, किसके लिए, चाहे बैठने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये था अपना गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बातें, जिसमें हमने उनके कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, उनके भोजन, उनके वस्त्र और आभूषण, उनके निवास गृह और उनके औजार और बर्तन आदि तथ्यों पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति पर, अर्थात इनकी सामाजिक व्यवस्था पर हम बात करते हैं। समाज और संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बात है भी इनका जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक होता है। पितृ सत्तात्मक समाज, यानी पिता है, यानी घर का जो मुखिया है वो सबसे बड़े उम्र का वो घर का मुखिया होता है, और पिता की मृत्यु के बाद जो उनकी अचल संपत्ति है वो उनके बेटों में बांट दी जाती है। तो इनका जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक होता है। अब बात करते हैं भी इस जनजाति में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं, भी किस किस प्रकार का विवाह इस जनजाति में संपन्न होता है। इसमें है सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, ठीक है, ये हरण करके ले आते हैं, या एक्सचेंज यानी विनिमय विवाह, अदला बदली, जिसको अपने अट्टा सट्टा बोलते हैं। तो सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह और विनिमय विवाह का प्रचलन है। इनके जो ये विवाह का जो कार्यक्रम है, यानी हम स्थान की बात करें भी विवाह कहाँ पर संपन्न होता है, तो इस जनजाति में जो विवाह है वो प्राकृतिक स्थानों पर संपन्न होता है। जैसे या तो किसी जल स्रोत के निकट, कोई नदी के या तालाब के निकट, जल स्रोत के निकट, और या फिर अगर इन्हें आम का वृक्ष मिले तो उस पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे इनके विवाह कार्यक्रम है वो संपन्न होते हैं।
अब कुछ और महत्वपूर्ण बात इनके समाज की अगर हम करें, इनके जो गांव का जो मुखिया है, गोंड जनजाति के गांव का मुखिया भी, उसे क्या कहा जाता है? गांव का जो चौकीदार है उसको ये क्या कहते हैं? गांव का जो पुजारी है या पुरोहित है उसको ये क्या कहते हैं? ठीक है। और यानी कहने की बात, हमें इन तथ्यों पर भी जानकारी होनी चाहिए। तो गांव का जो मुखिया है उसको ये कहते हैं पटेल, या एक नाम और है मुखादम। मुखादम। तो गोंड जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल या मुखादम कहलाता है, जबकि जो चौकीदार होता है उसे कोतवार यानी कोतवाल। तो गोंड जनजाति के गांव का जो चौकीदार होता है उसे कोतवाल या कोतवार कहा जाता है। इस जनजाति का जो पुजारी या पंडित जो है उसे कहा जाता है देबारी। देबारी। तो कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, किस जनजाति के पुजारी को देबारी कहा जाता है? तो गोंड। या गोंड जनजाति के गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? तो मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, चौकीदार को कोतवार कहते हैं, पुजारी या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। इस जनजाति की हम बोली पर भी बात करें, भी इनकी लैंग्वेज कैसी होती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो तमिल और कन्नड़ से मिलती जुलती है। तमिल और कन्नड़ भाषा से संबंधित है, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं भी ये किस भाषा परिवार के हैं? तो द्राविडियन। द्राविडियन भाषा परिवार के हैं ये। तो गोंड जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्राविडियन भाषा परिवार से है, और इसमें वो किस भाषा से ज्यादा संबंधता प्रदर्शित करते हैं? वो है तमिल और कन्नड़ भाषा से। ये डांस भी करते हैं और गीत भी गाते हैं, यानी नृत्य भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। और हर पूर्णिमा पर तो ये रात्रि को एक साथ इकट्ठे होकर डांस करना, गाना, ये इनकी परंपरा है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंतर्गत जो पुरुष और जो महिलाएं हैं वो दोनों साथ डांस करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों साथ डांस करते हैं। तो नृत्य और गीत है, ये इनका शौक है। हर पूर्णिमा को डांस का आयोजन, रात्रि को इकट्ठे होना, ये इनकी परंपरा है। पुरुष और महिलाएं हैं वो दोनों साथ साथ है वो डांस करते हैं। इनकी जो गायन वाली जाति है, यानी गोंड की कौन सी जाति है, वो गायन कला में निपुण है। तो उसको हम कहें भी गायन जाति इनकी कौन सी है? तो बच्चों वो है धूलिया जाति इनकी, यानी धूलिया जाति है वो गाने में निपुण होती है। धूलिया जाति है वो गोंड जनजाति की प्रमुख गायन जाति है। अगर हम इनके देवता पर बात कर लें, भी इस जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं और प्रमुख देवी कौन सी है? तो देवता की बात करें तो बड़ा देव, शंभू महादेव यानी शिव जी, बड़ा देव, शंभू महादेव और परशापेन। परशापेन इनके प्रमुख देवता है। देवियों की बात करें तो शीतला माता और छोटी माता। शीतला माता और छोटी माता इनकी प्रमुख देवी है। ये जनजाति है ये जादू टोना में भी विश्वास रखती है।
जादू टोना में विश्वास रखती है। तो बच्चों ये हुई बात हमारी समाज और संस्कृति में भी। पितृसत्तात्मक समाज है, सेवा, विधवा, हरण और विनिमय प्रकार का विवाह इनमें होता है। विवाह कार्यक्रम पानी के किसी स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे संपन्न होता है। गांव का मुखिया पटेल या मुखादम है, चौकीदार कोतवार कहलाता है, पुजारी या पुरोहित देबारी है। इनकी जो बोली है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, अर्थात तमिल और कन्नड़ भाषा से संबंधित है। ये नृत्य और गायन है जो उत्सव और पर्व के समय ये करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में इकट्ठे होकर ये नृत्य और गीत का कार्यक्रम भी रखते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों साथ साथ है वो डांस करते हैं। इनकी गायन जो जाति है वो धूलिया जाति जो है वो इनकी प्रमुख गायन जाति है। देवताओं में बड़ा देव शंभु महादेव परशापेन है और देवियों में इनकी शीतला और छोटी माता है। जादू टोनों में ये विश्वास रखते हैं और अपने जीवन के इनका कैसे जन्म हुआ, जन्म के बाद इस जनजाति के साथ क्या हुआ, उसकी कथा वगैरह भी इनके समाज में है वो चलती रहती है। और अब हम बात करते हैं लास्ट में इनके आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने पर इस जनजाति में क्या परिवर्तन है वो आया है या आ रहा है। देखिए हमें पता है, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं तो वहीं पर ये जनजाति है और इनके इसी निवास क्षेत्र के आसपास ही उद्योगों की स्थापना हो गई है। तो यानी इनका निवास क्षेत्र क्या हो गया है, एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। जहां पर गोंड जनजाति निवास करती है वो एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मतलब इन उद्योगों के अंतर्गत मजदूरों की आवश्यकता है, तो ये श्रमिक के रूप में वहां पर अब काम करने लग गए हैं। जो पहले सिर्फ जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते थे, उन्हीं से जो चीजें मिलती थी, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र बन गया है तो इन्होंने श्रमिक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे इनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो इनका है वो चेंज होता जा रहा है। यानी इनके जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यानी आधुनिक संस्कृति को अब ये अपनाने लगे हैं। अपने पुरानी जो रीति रिवाज है, उन परंपराओं पर इनकी जो पकड़ है वो अब कम होती जा रही है। और इनके अंतर्गत, क्योंकि उद्योगों के अंतर्गत अब आगे बढ़े हैं तो अच्छे लोगों के संपर्क में आए हैं, तो शिक्षा का महत्व भी इन्होंने समझा है। तो एजुकेशन का जो स्तर है, जो लेवल है, वो भी इस जनजाति में अब बढ़ने लगा है। अब मैं सीधा कहूं तो इनका जो जीवन है अब अधिक सुविधाजनक हो गया है। यानी इनमें अवेयरनेस आ गई है, आ रही है, और ये उत्तरोत्तर हम जैसे लोगों के संपर्क में आने पर इनकी लाइफस्टाइल है वो बदलता जा रहा है। तो बेटा ये था अपनी गोंड जनजाति से संबंधित कक्षाएं। उम्मीद करता हूं आपको गोंड जनजाति की सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपके पाठ्यक्रमानुसार कोई भी तथ्य है वो छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं भी आप किताब के साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी अपने इस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लें, ताकि आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ याद रहे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।